Okay, once again, welcome. So we were discussing about heart failure. ठीक है, तो हमने नेहा की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली है. अब AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं. वेल एंड ये क्लास हमारी होगी 1 PM तक. सो टुमारो फ्राइडे है. फ्राइडे वी हैव आल्सो क्लास एट 11:30 AM to 12:30 PM. ओके, तो कल अगेन इसको हम कंप्लीट कर लेंगे. ओके, 11 बेटा 11:30 AM से लेकर 12:30 PM फ्राइडे हमारी अगेन क्लास होगी. और जो वेडनेसडे क्लास थी, ट्यूसडे क्लास थी, वो हमारी ये क्लास हुआ करेगी. ओके, तो ये हमने नेहा की क्लासिफिकेशन डिस्कस की है. उसके बाद है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर. इसके अंदर क्या क्या होता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने डिफाइन किया है कि स्टेज 1 होती है, स्टेज बी होती है, स्टेज 3 और या स्टेज सी और स्टेज डी होती है. इन्होंने ABCD कर दिया है. उन्होंने नेहा ने स्टेज 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 कर दिया है. क्लास 1 के अंदर उन्होंने कहा कि माइल्ड होता है. क्लास 2 के अंदर अगेन माइल्ड होता है लेकिन लिमिटेड एक्टिविटी होती है. क्लास 3 के अंदर मार्क लिमिटेशन होती है. एंड क्लास 4 के अंदर सवेयर केसेस ऑफ हार्ट फेलियर होता है और लिमिटेशन जो होती है वो टोटली लिमिटेशन होती है. वेल तो स्टेज ए के अंदर क्या होता है कि पेशेंट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या कहा था कि पेशेंट एट हाई रिस्क फॉर हार्ट फेलियर बट विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आर सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर. कि पेशेंट्स हार्ट फेलियर का तो होगा, रिस्क भी होगा, लेकिन उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं होगी. मीनिंग टू से हार्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगी, हार्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी. लेकिन अदर कंडीशंस हो सकती हैं जिनके अंदर पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम HTN, डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, उसको ओबेसिटी हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, पोस्ट MI या रीवेस्कुलराइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है या कार्डियक टॉक्सिन्स एक्सपोजर हो सकता है. ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं लेकिन कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होता. स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई डेविएशन नहीं होती स्टेज 1 के अंदर, लेकिन अदर कंडीशंस हो सकती हैं. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर हो सकते हैं. ओके, स्टेज बी के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि स्टेज बी के अंदर पेशेंट्स विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज बट विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर. स्टेज बी के अंदर क्या होगा? स्ट्रक्चरल डिजीज तो होएगी लेकिन साइन और सिम्टम नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल, पेशेंट्स को लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, अब पेशेंट को लेफ्ट हाइपर वेंट्रिकुलर ट्रॉफी है या हाइपरट्रॉफी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल LVH है पेशेंट को, तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. अब हार्ट की स्ट्रक्चर्स के अंदर डेविएशन आ चुकी है, वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो चुका है. इसके अलावा MI हुआ है पेशेंट्स को. जब MI हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मायोकार्डियोसाइट्स की डेथ हो चुकी होती है. अल्टीमेटली देयर विल बी श्रिंकेज, देयर विल बी एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. तो हमने क्या कहा कि स्टेज बी के अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होएगी लेकिन साइन और सिम्टम्स नहीं होंगे. उसके अलावा अगर रिड्यूस्ड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन है, रिड्यूस हो गई है लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है. इसी तरह अगर वेलुलर डिजीज है, एसिम्प्टोमेटिक वेलुलर डिजीज है, तो अल्टीमेटली पेशेंट्स रिमेन एसिम्प्टोमेटिक बट देयर इज ए डेविएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डेविएशन है, लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है. पेशेंट स्टेज बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है. ओके, सो स्टेज सी के अंदर क्या होता है? स्टेज सी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज सी के अंदर पेशेंट विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज विद प्रायर और करंट सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर. अब इसके अंदर क्या होगा? स्टेज सी के अंदर के पेशेंट्स के अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज भी होगी और उसके साथ साइन और सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर भी आना शुरू हो जाएंगे. लाइक
हार्ट फेलियर के साइन और सिम्टम जो कि हमने नेहा की क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए हैं। पॉल्पिटेशन होएगी, डिज़नी होएगा, फटीग होना शुरू हो जाएगी और जो लिमिटेशन है दैट विल बी मार्क्ड लिमिटेशन होएगी। तो इसके अंदर सी के अंदर क्या होगा कि नॉन स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम होएगा, नॉन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होएगी और साथ में पेशेंट डिस्नी होएगा, पेशेंट को पॉल्पिटेशन हो जाएगी, पेशेंट को फटीग होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट्स के अंदर रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस होना शुरू हो जाएगी। दैट कम्स अंडर द स्टेज सी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, स्टेज डी के अंदर क्या होगा कि पेशेंट्स के अंदर रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर होएगा, उसमें पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन की जरूरत होएगी और वो इंटरवेंशन क्या है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ये सवेयर कंडीशन ऑफ हार्ट फेलियर है। स्टेज डी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इन्होंने ये कहा था कि स्टेज डी के अंदर पेशेंट्स नीड स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन। अब वो स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन क्या हो सकती है? मेडिकल थेरेपी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिकरेंट एडमिशंस हो सकते हैं कि पेशेंट्स का जो हार्ट है कार्डियोकोड नहीं मेंटेन कर रहा, पेशेंट्स के अंदर एसओबी इतना हो रहा है, पेशेंट्स को पल्मोनरी एडीमा हो चुका है, पेशेंट को एनएसआर का हो चुका है, पेशेंट्स को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो चुकी है, व्हाटएवर कोई भी कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि पेशेंट्स को रिपीटेडली हॉस्पिटल के एडमिशन करवाने पड़ेंगे, रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री होगी उसके पास। इवन के रेस्ट के ऊपर भी पेशेंट है तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एसओबी, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिस्निया, फटीग, पॉल्पिटेशन, ये कॉमन साइन और सिम्टम्स होंगे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट की। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेहा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर? दोनों में क्या फर्क है? अब ये दोनों की डेविएशन आप लोगों ने फिंगर टिप पे करनी है कि डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है और ये डिफरेंस अल्टीमेटली यूएचएस में आ रहा होता है, पूछा जा रहा होता है कि आपने हार्ट फेलियर को डिफाइन करना है और उसके बाद नेहा या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर मेंशन करें, राइट डाउन करें। ओके, आप इसको एक दफ़ा देखिएगा, आपके पास 2 मिनट है। अगेन आप इसको एक दफ़ा रिवाइंड कर लें, रिवाइंड करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ए और बी बेटा रिपीट कर देता हूँ। बेटा ए के अंदर ये है कि पेशेंट रिस्क पे होएगा लेकिन उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिजीज नहीं होएगी। करोनरी आर्टरी डिजीज, कैड करोनरी आर्टरी डिजीज। आशपाना बेटा मैंने ये बताया है कि पेशेंट स्टेज 1 के अंदर रिस्क पे होएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए, एक पेशेंट है हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के रिस्क पे होएगा। एक पेशेंट है
जो डायबिटीज मेलाइटस वाला है अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के रिस्क पे होएगा। एक पेशेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ, अल्टीमेटली वो रिस्क पे है, लेकिन उसके हार्ट के अंदर कोई डेविएशन नहीं है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट उसका ठीक काम कर रहा है। अब सीवीए पेशेंट को हो गया, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, लेकिन हार्ट उसका ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगेन रिस्क पे है। हो सकता है कि सीवीए की वजह से वहां से कोई एम्बोलाई या थ्रोम्बाई मूव करता हुआ हार्ट के अंदर आ गया, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर दी उसने। इसी तरह पेशेंट्स ने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली हैं जो कार्डियक टॉक्सिसिटी काज कर रही हैं, या कार्डियक टॉक्सिन कोई एजेंट ले ली हैं, अगेन उसका हार्ट रिस्क पे है, लेकिन उसके अंदर हार्ट फेलियर अभी डिवेल्प नहीं हुआ, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं, और रिस्क फैक्टर्स की बेस पे उन्होंने कहा है कि पेशेंट इज एट रिस्क फॉर द हार्ट फेलियर बट विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज और सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। पेशेंट्स के अंदर कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं है। अब ये देखें, इसमें से कोई भी अगर पोस्ट एमआई या रीवेस्कुलराइजेशन आपने करवा ली है पेशेंट्स की, तो अल्टीमेटली वो रिस्क पे तो है, दोबारा एमआई हो सकता है। अगर रीवेस्कुलराइजेशन आपने करवाई है तो अल्टीमेटली रीवेस्कुलराइजेशन ब्लॉकेज दोबारा हो सकती है, पेशेंट अगेन रिस्क पे जा सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई डेविएशन नहीं है। अब स्टेज बी के अंदर क्या है कि पेशेंट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिजीज है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लाइक उसके एमआई हो रहा है, प्रायर एमआई कि उसके कार्डियोमायोसाइट्स की डैमेज हो गई है। दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। अब देखिएगा स्टेज 1 के अंदर कोई लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी नहीं है। इसके अलावा रिड्यूस्ड लेफ्ट वेंट्रिकल इंजेक्शन फ्रैक्शन। अब देखिएगा स्टेज 1 के अंदर कोई इंजेक्शन फ्रैक्शन का जिक्र ही नहीं है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे रिस्क फैक्टर के साथ साथ पेशेंट्स क्या है कि हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो गए हैं, लाइक एसिम्प्टोमेटिक वेल्वुलर डिजीज है, वेल्व्स का प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल डेविएशन है। तो स्टेज 1 के अंदर रिस्क फैक्टर की बेस पे हार्ट फेलियर को स्टेज 1 का नाम दिया गया, और स्टेज बी के अंदर हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल डिजीज की वजह से स्टेज बी का नाम दिया गया है। ठीक है, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बेस पे बहुत से पेशेंट्स को हम हार्ट फेलियर डायग्नोज कर रहे होते हैं। ओके, गेट इट। ठीक है, अब हार्ट फेलियर की इटियोलॉजी क्या है? हार्ट फेलियर में बी कॉज बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये फॉलोइंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप गैस करें। वेलकम बेटा, आप गैस करें कि हार्ट फेलियर के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें, ज़रा गेस करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक पहला फैक्टर इंट्रिंसिक पंप फेलियर है। इंट्रिंसिक पंप फेलियर common and most important cause of heart failure is weakening of ventricle muscle due to disease, so that heart fails to act as an efficient pump. ओके, डेफिनेटली मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी कंजेशन। ओके वेल, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या आगे काज हो सकती हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, एग्जैक्टली ओवरलोड हो सकता है, मायोकार्डियल राइट वेंट्रिकल, डेफिनेटली यस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और हम इनको वन बाई वन डिस्कस कर सकते हैं। एलडीएच लेवल इंक्रीज डेफिनेटली तला हो सकता है।
ब्लड परफियन डिफेक्ट हो सकते हैं, पंप फेलियर वेरी गुड, मसल एट्रोफी वेरी गुड, ठीक है ओके। अब पहली चीज़ है कि इंट्रिंसिक पंप फेलियर है। व्हाट इज इंट्रिंसिक पंप फेलियर? आपने सुना होगा कि हार्ट वर्क एज ए सिंसिटियम। सिंसिटियम का क्या होगा? सिंसिटियम का वर्ड आपने सुना होगा कि हार्ट क्या करता है, कोलैबोरेशन के साथ सेम टाइम पे कंट्रैक्शन और सेम टाइम पे रिलैक्सेशन कर रहा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि वो इंट्रिंसिक जो सिंसिटियम वाला है पंप है वो फेल हो जाएगा। कि एक कोलैबोरेशन के साथ जो पंपिंग है या कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है कोलैबोरेटिव, वो नहीं हो पाएगी। तो वी कैन से कि इम्पेयर्ड पंपिंग हो गई है, इनएफिशिएंट पंपिंग हो गई है, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि इंट्रिंसिक पंप फेलियर है। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर इज वीकनिंग ऑफ वेंट्रिकल मसल्स। और मसल्स क्या? वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं। अब मोस्ट एफिशिएंट पंप जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोस्ट एफिशिएंट पंप फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स की वीकनिंग हो गई है तो अल्टीमेटली यू कैन से कि देयर इज ए फेलियर ऑफ एफिशिएंट पंप। ओके, अब ये इम्पेयर्ड जैसे पंपिंग होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? वेरियस डिजीज विच में culminate in the pumping failure by the mechanism। ओके, अब इनकी वजह से पंपिंग फेलियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिसीज है, आप लोग पहले बता रहे थे। हाँ एग्जैक्टली फिब्रिलेशन हो सकती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इसमें और भी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। इस्कीमिया की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स की फटीग होना शुरू हो गई है। Once there will be a fatigue in the left ventricle muscle या left ventricle cardiomyocytes, ultimately there will be a weakening of the ventricle muscles। अगेन पंपिंग फेलियर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मायोकार्डाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। अब होगा क्या कि हो सकता है कि उसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं हो रही, कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली अगेन पंप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, एंड कार्डियोमायोपैथी अगेन लीडिंग कॉज ऑफ इंट्रिंसिक पंप फेलियर है। इसी तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, बेरिबरी है, न्यूट्रिशनल पैटर्न, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा रिदम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह बता रहा था कि फिब्रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक फ्लटर्स हैं, आर्टीरियल फिब्रिलेशंस हैं। फ्लटर्स में बेटा ये होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो मोर देन 350 तक चला जाता है, तो फ्लटर्स हो सकते हैं, फिब्रिलेशंस हो सकती है। इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा कि इंट्रिंसिक पंप फेलियर होना शुरू हो जाएगा कि हार्ट प्रॉपरली पंप ही नहीं कर सकेगा ब्लड को, और जब पंप नहीं कर सकेगा तो उसको हम कह रहे होते हैं कि हार्ट फेलियर है। हमने भी यही कहा था कि डेफिनेशन में कि हार्ट क्या करता है कि इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन, जिसकी वजह से कार्ड सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होती और मेटाबॉलिक डिमांड फुलफिल नहीं होती, राइट ओके। दूसरा कंडीशन में वर्कलोड इन द हार्ट। बेटा ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, व्हाट यू से, क्योंकि 1 PM मेरी मीटिंग है मैडम के साथ ना। तो बाकी इसको हम अगेन पंप फेलियर को एटियोलॉजी के दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर्स, ये 3 मेनली अगर आपको चीज़ कॉजेज की समझ आ गई ना तो आपको हार्ट फेलियर कभी नहीं भूलेगा। जिसमें हमने पहला इम्पेयर्ड पंपिंग इंट्रिंसिक पंपिंग फंक्शन का इम्पेयर्ड हो जाना, दूसरा वर्कलोड का इंक्रीज हो जाना हार्ट के ऊपर, एंड तीसरा इंपॉर्टेंटली फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर्स अगर प्रॉपर नहीं हो रहे तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू कार्डियक फेलियर। और ये चीज़ें हमने पहले भी कंडीशन में पढ़ी हैं। ओके, तो टेस्ट बेटा आप डिसाइड कर लें और मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि कौन से टॉपिक का देना। तला आप बेटा स्लाइड्स दे दें टेस्ट वाली। बेटा कौन? ओके मैं स्लाइड्स दे दूंगा, स्लाइड्स के लिए रीड डाउन। हाँ तला बेटा आप प्राइवेट ग्रुप जो आपका है ना व्हाट्सएप वाला, उसमें डिस्कस करके मुझे फाइनली बता दीजिएगा कि इस चैप्टर का हमने टेस्ट देना है, ठीक है। और मैं उस चैप्टर का टेस्ट कलेक्ट कर लूँगा। और कल भी हमारी क्लास है 12:30 AM से लेके 12:30 PM, उसमें हम इंशाल्लाह इस हार्ट फेलियर को अगेन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 11:30 AM। अटेंडेंस बेटा जो अटेंड कर रहे थे उनकी लगा दी है राबिया, जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे उनकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। ओके सी यू, बाय बाय।